देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने विस्थापन प्रतिक्रिया के बारे में जाना था। हम लोगों ने देखा था कि धातुओं में विस्थापन प्रतिक्रिया कैसे होती है। अभी हम उसे एक गतिविधि के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कुछ केमिकल्स इधर पड़े हैं, मैं बताती हूँ। ये हमारे पास लेड नाइट्रेट है। दूसरा केमिकल जो मैंने लिया है पोटेशियम आयोडाइड। तीसरा मैंने लिया है कॉपर सल्फेट है। और यहाँ एसिड भी रखा हुआ है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और यहाँ हमारे पास लोहे की कुछ कीलें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ में मैंने कुछ पिन भी रखे हैं, आलपिन है, ये भी लोहे की है जो सामान्य सुलभ उपलब्ध है, जिसकी सहायता से हम लोग विस्थापन प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं। और उपकरणों में हमें जो आवश्यकता पड़ेगी, मुख्य रूप से हमें ये टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। टेस्ट ट्यूब में हम लोग आसानी से प्रतिक्रिया करवा सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, मैंने रखा है। हमारे पास ये बीकर है, इस बीकर में हम लोग घोल बना सकते हैं, घोल बनाएंगे और हम लोग विस्थापन प्रतिक्रिया कैसे होती है वो हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास एक मापन बेलन है, मेजरिंग सिलेंडर है। आवश्यकता अनुसार हम लोग इसमें अंशांकित है ये, और आवश्यकता अनुसार इसमें अगर हमें 10 मिलीलीटर या 15 मिलीलीटर या जितने भी जल की आवश्यकता होती है, इसके अनुसार हम लोग ले सकते हैं। तो आइए हम लोग देखें कैसे हम लोग विस्थापन प्रतिक्रिया पढ़ सकते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्ट को मैंने वॉच ग्लास में निकाला है थोड़ा सा। ये कॉपर सल्फेट आप देख रहे हैं, इसका रंग कैसा नीला है और ये रवादार है। इस कॉपर सल्फेट को हम लोग थोड़ा सा लेते हैं, लेकर के इसका घोल बनाते हैं। घोल बनाने के लिए हम इसके लिए परखनली का भी उपयोग कर सकते हैं या हम लोग बीकर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं बीकर में घोल बना रही हूँ क्योंकि इसमें घोलना आसान होगा हमारे लिए, और इस घोल को बना करके फिर हम लोग परखनली में लेंगे। इस बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसकी मात्रा लगभग 2 ग्राम है, बहुत अधिक हम लोग नहीं लेंगे। सामान्यतया प्रयोग करने के लिए हम लोग अगर टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमें ये समझना है कि हम लोग राइस ग्रेन, एक चावल के दाने के बराबर ही सॉल्ट लेंगे और इस चावल के दाने के बराबर के घोल को लेकर के हमें काम करना होता है। अभी मैं थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर क्रिस्टल ले रही हूँ क्योंकि हमें इसमें परखनली में इसे वापस डालना है और परखनली में डाल करके हमें विस्थापन की प्रतिक्रिया देखनी है। ठीक है, तो मैं इस सॉल्ट को भी इसी में डालती हूँ और इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए थोड़ा सा मैं पानी लेती हूँ। पानी मैंने बीकर में लिया क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, कितनी मात्रा हमें जल की लेनी है, इसीलिए मापन बेलन का हम उपयोग नहीं करेंगे। बीकर में पानी डाल करके थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालती हूँ। इस घोल को हमें घुला लेना है, घोल बना लेना है। इस घोल को बनाने के लिए हमारे पास ये शीशे की नली है जिसे हम लोग ग्लास रॉड कहते हैं। ये ठोस है और इस शीशे की नली से हम लोग प्रयोगशाला में चलाते हैं और चला करके इस घोल को हम लोग बना सकते हैं। इसे हम पूरा घुला लेंगे। देखिए थोड़ा ये कण घुल रहे हैं और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो हमारा बन रहा है, इसका रंग हमारा नीला जैसा हो रहा है। कॉपर सल्फेट का कण जो है ये पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है, घुलनशील है। कुछ ऐसे भी लवण होते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, तो हमारे पास वो क्लासिफिकेशन हो जाता है कि पानी में घुलनशील लवण कौन है, पानी में अघुलनशील लवण कौन है। हमारा ये कॉपर सल्फेट का घोल बन के तैयार है। इस कॉपर सल्फेट के घोल को हम लोग इस परखनली में डालते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है सॉल्यूशन क्योंकि हमारे पास ये लोहे के लिए मैंने इस
कील का उपयोग किया है, तो इस कील को डूबने लायक हम लोग परख नली में घोल डालेंगे। ये कॉपर सल्फेट का घोल हमने डाला और इसमें लोहे की कील को हम डालते हैं। मैंने 2 कीलें ली हैं, इन 2 कीलों को मैं इस परख नली में, नुकीला सिरा ऊपर रखती हूँ, शायद परख नली हमारी, हाँ अभी ये सही है, मैंने इसमें कीलों को डाला है। थोड़ी देर के लिए इसे हम लोग स्थिर छोड़ेंगे, क्योंकि ये विस्थापन प्रतिक्रिया होने में कुछ समय लगता है, लगभग हमें 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ना होगा। तो मैं इसमें लोहे की कील डाली हूँ और इसे मैं यहाँ पे रखती हूँ। जो घोल हमारे पास बचा हुआ है इसे मैं दूसरी परख नली में डाल रही हूँ और इस परख नली में हम लोग आलपीन्स को डालेंगे जो हमने रखी है। लोहे की आलपीन है, इसे भी डाल के देखते हैं। ये आलपीन मैंने डाल दी है, ठीक है। लोहे की आलपीन है और ये घोल हमारा कॉपर सल्फेट का है। बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, आप भी देखें, ये नीला रंग का घोल है और इसमें मैंने लोहे की कील डाली हुई है। हमें लगभग 10 मिनट 15 मिनट इसे रखना पड़ेगा, तो मैं इसे यहाँ पर रखती हूँ। तब तक हम लोग एक और गतिविधि करते हैं। मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट की बात की थी और उस डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने कहा था कि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जिसमें जो एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड, जैसे 2 कंपाउंड हम लोग लेते हैं तो एक कंपाउंड में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन रहता है, दूसरे कंपाउंड में भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन रहता है। तो पहले वाले कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन होता है वो दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन से, और दूसरे कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन होता है वो पहले वाले कंपाउंड के नेगेटिव आयन से कंबाइन करता है। तो इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और उसे दिखाने के लिए मैं आपको एक और प्रयोग करती हूँ। तब तक ये हमारी विस्थापन प्रतिक्रिया होगी, इसमें थोड़ा समय लगता है, 10 मिनट का समय हमें देना पड़ेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये लेड नाइट्रेट का सॉल्ट है। इस लेड नाइट्रेट के सॉल्ट को मैं इस टेस्ट ट्यूब में लूँगी। इसका रंग आपको दिख रहा होगा, ये लेड नाइट्रेट का जो लवण है ये सफ़ेद रंग का है और इस सफ़ेद रंग के रवादार लवण को हम लोग पानी में घुलाएंगे। इसे धीरे धीरे हमें हाथ से झटका देना पड़ेगा, तब ये सॉल्ट घुल जाएगा। इसमें हम लोग इस ग्लास रॉड का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये परख नली थोड़ी, अगर हार्ड ग्लास की नहीं होगी तो जैसे अभी आपने देखा था सामने कि परख नली नीचे से टूट गई थी, तो इससे हमें खुलाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आसानी से ऐसे अगर हम लोग हाथ से शेक करें तो ये घुल जाएगा, ये क्रिस्टल घुल जाएगा। और पानी डालना है, थोड़ा सा और पानी डालेंगे। ये हमारा लेड नाइट्रेट का घोल लगभग तैयार है। और साथ ही साथ हम लोग एक और घोल तैयार करेंगे। हमने इसके लिए रखा है यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड का क्रिस्टल, तो हमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाना है। थोड़ा सा ही क्रिस्टल हमें लेना है, कोशिश मैं कर रही हूँ। स्पैचुला नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग आसानी से इसे किस तरह से निकाल सकते हैं हमें वो करना है। कुछ ज़्यादा क्रिस्टल हो गया है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि चावल के दाने के बराबर हमें लवण लेना चाहिए, तभी हमारा प्रयोग अच्छा हो पाता है। ये देखिए लेड आयोडाइड है, ये बहुत आसानी से घुल गया। और अभी हमारे पास 2 घोल तैयार हैं। ये हमारा लेड आयोडाइड है, पूरी तरह से घुला हुआ है, और ये हमारा
लेड नाइट्रेट है जो भी हमारा घुलनशील है। अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए हम लोग देखते हैं कि दोनों सॉल्यूशन, दोनों घोल को जब हम लोग मिलाएंगे तब क्या होता है। लेड नाइट्रेट में हम लोग डाल रहे हैं, आप यहाँ देखें अभी मैंने लिया है पोटेशियम आयोडाइड, इसके सॉल्यूशन को मैं इसमें मिलाती हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत सुंदर पीले रंग का एक प्रेसिपिटेट बना है और ये थोड़ी देर अगर हम लोग इसे छोड़ें तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल विस्थापन प्रतिक्रिया है, जिसमें लेड नाइट्रेट, जिसमें लेड एक धनात्मक आयन है और नाइट्रेट एक ऋणात्मक आयन है, और पोटेशियम आयोडाइड जिसमें पोटेशियम एक धनात्मक आयन है और आयोडाइड एक ऋणात्मक आयन है। दोनों को जब हमने मिलाया तो प्रतिक्रिया के बाद लेड आयोडाइड का ये पीले रंग का अवशेप बना है और इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, या इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह रहे हैं। तो ये विस्थापन प्रतिक्रिया है। इस तरह की और भी अवशेपन प्रतिक्रियाएं होती हैं जिन सभी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डाल सकते हैं। तो ये धातुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है और इस गुण को भी हम लोग उपयोग करते हैं बहुत सारे व्यवहारिक कार्यों में। ठीक है, बहुत सुंदर सा ये पीला अवशेप आपको दिख रहा है। इसे हम छोड़ देंगे तो ये और भी नीचे सेटल हो जाएगा। देखते हैं हम लोगों का ये डिस्प्लेसमेंट वाले में क्या हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाले में क्या हुआ। बहुत थोड़ा सा नीचे अभी मुझे दिख रहा है, इसमें कॉपर जमा हो रहा है। थोड़ी देर हमें और छोड़ना पड़ेगा, इसे रंग भी बदलेगा और हम लोग देख सकते हैं ये आपको दिख रहा है। घोल का रंग हल्का हो गया है और कांटी के ऊपर कुछ भूरी जैसी परत जमा हो रही है। थोड़ी देर हमें इसे और छोड़ना पड़ेगा। आप देखें, अंतर देखें दोनों घोल में। मैं एक मिनट थोड़ा अंतर रंग में। ये नीला जैसा थोड़ा दिख रहा है, इसमें अभी थोड़ी प्रतिक्रिया और थोड़ी देर हमें और छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर हम लोग देखते हैं। और बच्चों, आपके लिए यहाँ पर मैं और एक प्रयोग बता दे रही हूँ। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का घोल बनाया है, तो इस कॉपर सल्फेट के घोल में अगर हम लोग जिंक भी डालेंगे तो हमारे पास ये विस्थापन की प्रतिक्रिया होगी। और जिंक हमें कहाँ से उपलब्ध होगा? हमारे पास जो बेकार पड़ी हुई बैटरी होती है, उस बैटरी को अगर हम लोग ऊपर की सतह निकालेंगे, जो बैटरी में ऊपर का जो कवर होता है उसको आप निकालें और उसको तोड़ तोड़ करके हम लोग जिंक के टुकड़े के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और उस जिंक के टुकड़े को अगर इस कॉपर सल्फेट के घोल में डालेंगे तो हमें एक और विस्थापन प्रतिक्रिया दिखेगी, जहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा और जिंक के ऊपर फिर उस टुकड़ों पर कॉपर की एक परत जमेगी। चॉकलेट कलर जिसका होता है, भूरा रंग जो होता है, वो कॉपर की परत उस पर जमी हुई हमें मिलेगी। तो इस कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग जिंक की भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। विस्थापन की प्रतिक्रिया होने में थोड़ा समय लगता है और हमें देखना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग और भी प्रयोग कर सकते हैं, सामान्य प्रयोग कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि धातुओं की क्रियाशीलता कैसे होती है। जो धातु ज़्यादा क्रियाशील हैं वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के घोल में से आसानी से विस्थापित करते हैं, जैसा हम लोग इसमें
हम लोगों ने देखा। अब ये देखिए अवशेप बहुत अच्छे तरह से नीचे जम गया है और ये बहुत सुंदर लेड आयोडाइड का अवशेप है। लेड नाइट्रेट के घोल में हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड डाला है और ये लेड आयोडाइड का अवशेप है। आप देख पा रहे हैं इस पिन का रंग भूरा हो गया है, चॉकलेट रंग का हो गया है ये पिन, और ये चॉकलेट रंग जो हो गया है ये पिन के ऊपर कॉपर जो है, विस्थापित कॉपर इसकी सतह पर जमा हो रहा है, इसीलिए ये पिन का रंग भूरा हो रहा है। आप अगर आसानी से देखें, अगर आपको दिख रहा है तो ये कॉपर विस्थापित हो गया है और लोहे के पिन के ऊपर ये कॉपर जमा हो गया है। मैं इसे कोशिश करती हूँ निकालने की। बाकी कीलों को भी मैं इसमें डाल देती हूँ। मैं इसी वॉच ग्लास में लोहे की पिन को निकाल के रखूँगी और हम लोग देखेंगे उस पर किस तरह से कॉपर की सतह जमा हो गई है। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग थोड़ा हल्का हरा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है और कॉपर विस्थापित हो रही है, तो ये नीले रंग के घोल से कॉपर सल्फेट का विस्थापन होता है और आयरन सल्फेट के बनने के कारण ये घोल का रंग थोड़ा हरा जैसा हो जाता है। थोड़ी देर और मैं इसे निकालने की कोशिश करूँगी। मैं इसमें से लोहे की कील को निकालने की कोशिश करती हूँ। बाकी बचे घोल को मैं डाल रही हूँ। थोड़ा हल्का हरा रंग का घोल होता है, कीलों पर भूरी रंग की सतह जम गई है। मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। ये इधर से आपको दिख रहा होगा, इस पर भूरे रंग की सतह जमी हुई है, भूरे रंग की परत जमी है लोहे के पिन पर। दिख रहा है थोड़ा।
ये कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर विस्थापित होकर लोहे के ऊपर जमा हो जाता है और ये चॉकलेट रंग हमें दिख रहा है स्पिन के ऊपर कॉपर जो जमा हुआ है। लोहे की कीलों पर भी है, तो ये थोड़ा सा देखेंगे, हम लोग पास करेंगे कैसे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा भूरे रंग की परत जमा है लोहे की कीलों पर। ये विस्थापित कॉपर है जो कॉपर सल्फेट के घोल से निकल करके लोहे की कीलों पर जमा है। तो बहुत आसानी से हम लोग ये विस्थापन प्रतिक्रिया देख सकते हैं, कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कीलों को डाल करके। आप इस प्रतिक्रिया को जिंक के साथ करेंगे बच्चों। तो देखा बच्चों, आज की कक्षा में हम लोगों ने धातु और अधातु के बारे में जानकारी हासिल की, धातुओं के गुणों के बारे में जानकारी हासिल की, उनके भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण किन कारणों से होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जाना, धातुओं के गुणों को हम लोगों ने सीखा और गतिविधि के माध्यम से हम लोगों ने विस्थापन प्रतिक्रिया देखी। इस विस्थापन प्रतिक्रिया में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, उसे हम लोगों ने देखा। आशा है आप लोग और भी जानकारी लेंगे और सामान्य प्रयोग करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कॉपर सल्फेट आपके पास उपलब्ध है तो उसमें जिंक के टुकड़ों को डाल करके, लोहे की कीलों को डाल करके हम लोग विस्थापन प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं। धन्यवाद।